रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 111। जंगल के अंदर रुद्र एक पेड़ के ऊपर बैठकर रेवती और बाकी सभी को तंबू में आराम करते हुए देख रहा था। उन सब के सो जाने के बाद रुद्र ने मन ही मन खुद से बोला, चलो ये तो अच्छा हुआ कि यह सब सो गए। अब मैं आराम से उस जगह पर जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वहां पर क्या है। दरअसल जब रुद्र ने उस मानसिक ऊर्जा फल को उस पौधे से निकाला था तब उस पौधे के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आया जो कि बहुत ही विचित्र था। दरअसल वह चीज उस पौधे के जड़ों के बीचों बीच घिरा हुआ था, इसलिए किसी को भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसी चीज पानी में हो और जड़ों के बीच, ये थोड़ा अजीब था। ये सोचकर रुद्र फिर से उस जगह पर चला गया जहां पर पिछली बार वह लड़ाई हुई थी और उसने उस फल को सबसे चुरा लिया था। जब रुद्र वहां पहुंचा तो उसे दिखा कि उस तालाब के आसपास एक चमकीला पारदर्शी चमड़ी वाला मगरमच्छ घूम रहा था। ये वही मगरमच्छ था जिसको उसने पिछली बार एक मुक्का मार था, लेकिन अब तक उस मगरमच्छ के शरीर में जो घाव थे वह पूरी तरह भर चुके थे और वह एकदम स्वस्थ दिख रहा था। जब रुद्र ने उस मगरमच्छ को देखा तब उसको कोई भी हैरानी नहीं हुई। उसने खुद से ही बोला, तो मेरा शक सही था। यह मगरमच्छ किसी चीज का तो संरक्षण कर रहा है। इसके बाद रुद्र उस तालाब की तरफ बढ़ने लगा। जब वह स्थान तालाब के किनारे पहुंचा तब उसने खुद से ही कहा, चल बेटा रुद्र, अब तुझे इसके साथ लड़ना है। रुद्र ये बहुत ही अच्छा तरह से जान चुका था कि यह मगरमच्छ किसी ऐसी चीज को संरक्षित कर रहा है जो रुद्र के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। रुद्र सोचने लगा कि उस मगरमच्छ का ध्यान कैसे बटाए। रुद्र उस मगरमच्छ का ध्यान बटाने के लिए एक योजना बनाने लगा। वह ये भली भांति जानता था कि पानी के अंदर मगरमच्छ की ताकत कितनी बढ़ जाती है। पिछली बार तो रुद्र ने अचानक ही हमला कर दिया था, इस वजह से वह मगरमच्छ जल्दी से अपना प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और इसलिए वह थोड़ा घायल हो गया था। लेकिन अगर रुद्र और उसका मुकाबला फिर से आमने सामने हो तो हो सकता है कि रुद्र को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। फिर रुद्र को एक सुझाव आया। उसने उस तालाब से कुछ ही दूरी पर अपनी तलवार की मदद से एक बड़ा सा गड्ढा बनाया, जिसकी मदद से वह उस मगरमच्छ को उस गड्ढे में गिराकर उसे कुछ समय के लिए रोक सके। उसने उसके ऊपर हल्की लकड़ियों से और पत्तों से ढक दिया और फिर वापस उस तालाब के पास पहुंच गया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और इसके बारे में सोचने लगा कि उस मगरमच्छ को बाहर कैसे लाएं। ये सोचते हुए वह उस मगरमच्छ की तरफ बड़े गौर से देख रहा था। इधर दूसरी तरफ वह मगरमच्छ अभी किसी जानवर का मांस खा रहा था। जब रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो ये पता चल गया कि वह बड़ा मगरमच्छ क्या कर रहा था। दरअसल वह मगरमच्छ उस बाघ का मांस खा रहा था जिसे उसने पिछली बार मार डाला था। ये देखते ही रुद्र की आंखें चमकने लगीं। फिर रुद्र ने आसपास देखने शुरू कर दिया। जब वह आसपास नजर घुमा रहा था कि तभी उसको वहां पर एक टूटा हुआ भाला नजर आया। इस भाले के ऊपर एक शेर के पंजे का निशान बना हुआ था। दरअसल ये भाला चंद्रेश का था। जब चंद्रेश उन सभी जानवरों के साथ लड़ रहा था तब एक शेर के पंजे ने उस भाले को दो टुकड़ों में काट दिया था। उसके बाद चंद्रेश ने अपनी तलवार से उस शेर को मार डाला था। उस भाले को देखकर रुद्र उस भाले के पास गया और उस भाले को उठा लिया। फिर उसने पास ही एक पेड़ में कुछ बैलें जो लड़की हुई थी जिनको उसने तोड़ दिया और फिर उस भाले के नीचे बांध लिया। फिर उसने उस भाले को उस तालाब के किनारे के पास ले आया। इधर अभी भी मगरमच्छ उस मांस को खा रहा था। तभी रुद्र ने उस दिशा में अपने हाथ में पकड़े भाले को उस मांस की तरफ फेंक दिया। इसके बाद सुन एक ही बार में वह भाला तेजी से आगे बढ़ते हुए उस मांस में घुस गया। जैसे ही रुद्र ने देखा कि वह भाला उस मांस में घुसकर अटक गया है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और फिर उसने उस बेल के दूसरे छोर को पकड़कर उस मांस को खींचना शुरू कर दिया। इधर दूसरी तरफ वह मगरमच्छ अभी भी उस मांस को खा रहा था, लेकिन जैसे ही वह अगला टुकड़ा खाने के लिए उस मांस को अपने मुंह से पकड़ने वाला था तभी तेजी से रुद्र ने उस मांस को अपनी तरफ खींच लिया था और इसी के साथ मगरमच्छ के सामने से ही वह मांस रुद्र की तरफ जाने लगा। जब उस मगरमच्छ ने देखा कि उसका खाना किसी और के द्वारा ले जाया रहा है तब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और फिर वह तेजी से उस मांस को पकड़ने के लिए उस तरफ तैरने लगा। इधर रुद्र ने जब देखा कि वह मगरमच्छ उस मांस को पकड़ने के लिए आ रहा है तब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और फिर उसने और भी तेजी के साथ उस मांस के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही वह मांस किनारे के पास पहुंचा रुद्र ने उस मांस को पकड़ लिया और तेजी से वहां से भाग गया। इधर वह मगरमच्छ भी अब तक किनारे के पास पहुंच चुका था और वह तेजी से अपने चार पैरों से रुद्र का पीछा करने लगा। रुद्र ने उस मांस को उस गड्ढे के ऊपर फेंक दिया।
वह जानता था कि वह मगरमच्छ मांस के लिए ही आ रहा है, इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। मगरमच्छ अब तक रुद्र के पीछे दौड़ रहा था। रुद्र मांस को उस गड्ढे में गिरने के बाद एक झाड़ी में छुप गया। इधर मगरमच्छ रुद्र का पीछा करते हुए उस गड्ढे के पास पहुंचा। वह पहले से ही गुस्से में था, इसलिए पहले तो वह रुद्र को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन जब उसे रुद्र कहीं भी नहीं देखा तो वह मांस की तरफ चला गया। उस मांस को देखकर उसके मन में लालच आ गया और फिर वह उस मांस को खाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह उस मांस के पास पहुंचा और उसे खाने ही वाला था, तभी वहां पर कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी और फिर रुद्र ने जो लकड़ियां उस गड्ढे के ऊपर डाली थी वह टूट गई और फिर वह मगरमच्छ उस गड्ढे के अंदर चला गया। साथ ही साथ रुद्र ने जो बेलें उस गड्ढे के ऊपर लगाई थी वह उस मगरमच्छ के शरीर में लिपट गई। जैसे ही यह हुआ, रुद्र झाड़ी से बाहर आकर उस गड्ढे के पास पहुंच गया। अब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने देखा कि वह मगरमच्छ छटपटाते हुए उस बेल से खुद को छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह छूट नहीं पा रहा था। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वह देर ना करते हुए उस तालाब की तरफ दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वह तालाब के बीचों बीच उस पौधे के पास पहुंच गया और उसकी जड़ को ध्यान से देखने लगा। उसने जड़ों के बीचों बीच एक नीले रंग का मोती जैसा कुछ देखा, जिसे देखकर रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने उस चीज को अपने पूर्वजों की यादों में ढूंढने की कोशिश की। तभी जैसे रुद्र ने अपने पूर्वजों की यादों में इसके बारे में ढूंढा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। दरअसल यह एक मोती ही था, लेकिन बहुत ही खास। यह एक दिव्य जल मोती था जो 5 तत्वों में से दिव्य जल तत्व का प्रतिनिधित्व कर सकता था। हालांकि यह उस शक्ति का एक छोटा सा अंश मात्र था, लेकिन इसमें भी बहुत सी ताकत थी और रुद्र इसके जरिए इसके स्रोत यानी कि दिव्य जल तक पहुंच सकता था। ये पता चलते ही तुरंत रुद्र के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ खुशी नजर आने लगी और फिर वह अपने स्टोरेज अंगूठी से एक चाकू निकालकर उस पौधे को काटते हुए उस मोती को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह उस पौधे को काटने वाला था, तभी उसको पीछे से एक तेज गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। दरअसल यह उस मगरमच्छ की आवाज थी, जिसे सुनकर रुद्र और भी ज्यादा चकित हो गया। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि वह मगरमच्छ उस गड्ढे से बाहर निकल आया है। रुद्र ने उस मगरमच्छ को कम समझ जाता था। उस मगरमच्छ ने उस बेल को काटकर घंटे से बाहर निकल आया था और अब वह रुद्र की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इसे देखते ही रुद्र ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और फिर एक बार उस मोती को देखा और फिर वहां से गायब होकर उस मगरमच्छ की तरफ चला गया। जब उस मगरमच्छ ने रुद्र को देखा तब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और इसी के साथ वह रुद्र की तरफ झपट पड़ा। इधर जब रुद्र ने देखा कि वह मगरमच्छ उसकी तरफ आ रहा है तो उसने अपने स्टोरेज अंगूठी से अपनी तलवार बाहर निकाली और तलवार में बिजली और आग को भरते हुए उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मगरमच्छ ने उस पर हमला करने के लिए छलांग लगी, रुद्र ने एक तेज वार उस मगरमच्छ पर कर दिया। जैसे ही वह तलवार उस मगरमच्छ को लगी तब वहां पर कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, बस रुद्र को ऐसा लगा कि वह किसी रबर पर अपना तलवार चला रहा हो। उसको उस मगरमच्छ की खाल से अपना तलवार फिसलता हुआ महसूस हुआ। दूसरी तरफ उस मगरमच्छ की त्वचा में एक गहरा तलवार का निशान बन गया था, लेकिन इससे उसकी त्वचा में थोड़ी सी जलन के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था और वह भी तेजी से भर रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि साधारण जख्म से यह जख्म थोड़ी देर में भर रहा था। पिछली बार रुद्र ने अपने ड्रैगन के हाथ वाले मुंह से अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया था और इसकी वजह से कुछ देर तक वह मगरमच्छ घायल हो गया था। और क्योंकि रुद्राक्ष के तलवार में आग और बिजली की ताकत थी, इसलिए वह उसकी त्वचा में नहीं चिपका। रुद्र ये देखकर हैरान था कि उस मगरमच्छ के शरीर की संरचना इतनी अनोखी है। लेकिन रुद्र को यह पता चल चुका था कि उसकी आग और बिजली इसके ऊपर थोड़ी सी तो काम आ रही है। इसके बाद उसने अपने हाथ के निशान को यानी कि समय के चिन्ह को फिर से सक्रिय कर दिया और अपनी आंखों की शक्ति की मदद से उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। इधर दूसरी तरफ वह मगरमच्छ पानी के बाहर होने की वजह से ज्यादा खतरनाक नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी उसकी त्वचा बहुत ही ज्यादा मोटी थी। साथ ही साथ वह अपनी पूंछ और पंजों की मदद से कुछ हद तक रुद्र के हमलों को भी रोक पा रहा था, लेकिन कुछ भी हो, रुद्र के हमलों ने उसको परेशान जरूर कर दिया था। एक तो वह मगरमच्छ थोड़ा धीमा था, ऊपर से रुद्र आयाम की शक्ति की मदद से बहुत ही तेज हमला कर पा रहा था। रुद्र जानता था कि उस मगरमच्छ के ऊपर लगातार हमला करना पड़ेगा, क्योंकि उस मगरमच्छ की त्वचा बहुत ही जल्दी घाव भरने में सक्षम थी।
इसलिए रुद्र ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए तेजी से उसकी गर्दन पर हमले करने चालू कर दिए। इधर दूसरी तरफ वह मगरमच्छ अपने ऊपर होने वाले हमले से दर्द से कराह रहा था, साथ ही साथ उसके मुंह से तेज आवाज में चीखें निकलने लगीं। इधर रुद्र ने सैकड़ों हमले उसके गर्दन पर कर दिया था, लेकिन क्योंकि वह एक चौथे स्तर का जानवर था और उसकी ताकत भी कम से कम पृथ्वी स्तर के दूसरे चरण तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसकी त्वचा भी बहुत ही ज्यादा मोटी थी। भले ही वह धीमा था, लेकिन उसकी त्वचा के ठीक होने की गति बहुत ही तेज थी और रुद्र को इसी वजह से बहुत ही समय लग रहा था उसको हराने के लिए। लेकिन तभी रुद्र ने हवा में उड़ते हुए चिल्लाकर एक तेज हमला उस मगरमच्छ के गर्दन पर कर दिया, जिसके बाद वहां पर एक तेज दहाड़ गूंज उठी। ये दहाड़ इतनी तेज थी कि आसपास के चारों तरफ पक्षी भी उड़ गए। इधर दूसरी तरफ दो तंबू के अंदर 5 योद्धा, जिनमें से 2 लड़कियां और 3 लड़के थे, वह आराम से सो रहे थे। तभी रेवती, जो कि हल्की नींद में थी, उस आवाज को सुनते ही अचानक से उठकर खड़ी हुई। उसने उठाते हुए खुद से बोली, यह कैसी आवाज थी? उस आवाज को सुनकर बाकी सब भी उठ गए। सारिका उड़ते हुए बोली, यह कैसी डरावनी आवाज थी? ये कहकर वह रेवती की तरफ देखने लगी, इस उम्मीद में कि शायद रेवती को कुछ पता होगा, लेकिन इसमें उसको निराशा हासिल हुई, क्योंकि रेवती ने उसकी तरफ देखकर अपना सर ना में हिलाया। इसी के साथ दोनों बाहर दौड़ते हुए आए और आकर देखा कि बाकी तीनों लड़के भी वहां पर असमंजस भरी नजर से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी केशव बोला, यह आवाज तो इस दिशा में आ रही है जहां पर वह तालाब है। ये सुनते ही सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इसके बाद रेवती को जैसे कुछ एहसास हुआ हो और फिर वह सबसे पहले उस दिशा में दौड़ने लगा। रेवती को उस दिशा में जाता हुआ देखकर बाकी सब भी उस दिशा में जाने लगे। कुछ ही देर में वे सब उस तालाब के पास पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही वे सब तालाब के पास पहुंचे, कुछ ही दूर पर जैसे जाम से गए, उन्होंने उनके सामने एक बहुत ही रोमांचक नजारा देखा। उनके सामने एक काले कपड़े पहने लड़का अपनी तलवार की मदद से उस मगरमच्छ के साथ लड़ रहा था और अब तक उस लड़के ने उस मगरमच्छ को लगभग अधमरा ही कर दिया था। ये सब सारिका तो ये देखकर हैरान ही रह गई और उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, वाह वह कितना ताकतवर है। उसके इतना कहते ही वह 3 लड़के भी अपना सर हाँ में हिलने लगे और हैरानी के साथ उस नज़ारे को देखने लगे। लेकिन रेवती तो एकटक उस लड़के यानी रुद्र को ही देख रही थी। अंधेरा होने की वजह से भले ही रुद्र का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन रेवती उसको पहचान गई थी। इधर रुद्र ने अपनी तलवार में अपनी सारी शक्तियां भरते हुए चिल्लाकर एक आखिरी तेज वार उस मगरमच्छ के गर्दन पर कर दिया। इसी के साथ ही उस मगरमच्छ का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। क्या रुद्र प्राप्त कर पाएगा उस मोती को? रुद्र एक वीर योद्धा, एपिसोड 112। रुद्र ने मगरमच्छ को मार डाला और उसके बाद वह उस पौधे की ओर बढ़ गया जिसकी जड़ों में पवित्र मोती छिपा था। रुद्र को यह पता नहीं था कि उसके पीछे कई लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। वह पौधे के पास पहुंचा और अपने खंजर को बाहर निकाला। उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे उसके शरीर से एक लाल रंग की ऊर्जा निकलकर खंजर में प्रवाहित होने लगी। रुद्र ने अपनी रक्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पौधे की जड़ को ध्यान से काटा। जैसे ही उसने उस जड़ को काटा, उसने अपने हथेली में रखे मोती को दिव्य रक्त की ऊर्जा के मदद से पकड़ लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब रुद्र ने मोती को पकड़ा तब वह मोती उसके हाथ की त्वचा पर छुए भी नहीं रहा था। रुद्र ने बड़ी सावधानी पूर्वक अपने हाथ के ऊपर ऊर्जा की मदद से ही मोती को पकड़ रखा था। रुद्र को यह तरीका उसके पूर्वजों की यादों से मिला था, जिसकी मदद से वह पवित्र मोती को प्राप्त कर सकता था। वह मोती अब उसके हाथ में था और वह उसकी शक्तियों को जानने के लिए उत्सुक था। इस बीच रुद्र के पीछे खड़े लोग उसकी शक्तियों से हैरान थे। उन्हें यह नहीं पता था कि रुद्र कौन है और वह क्या कर सकता है। लेकिन उन्हें यह पता था कि रुद्र एक असाधारण व्यक्ति है जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। रुद्र ने मोती को अपने हाथ में पकड़कर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखेरी। इधर दूसरी तरफ रेवती और बाकी सब रुद्र को बड़ी ध्यान से देख रहे थे। अब तक उन्हें यह समझ में आ गया था कि रुद्र कितना ताकतवर है, कम से कम उन सभी से तो ज्यादा ताकतवर था। साथ साथ रुद्र में कुछ तो ऐसा शक्ति थी जिसकी वजह से वह सब उससे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब सभी ने रुद्र के शरीर के चारों तरफ लाल ऊर्जा को घूमता हुआ देखा तब वह सभी हैरान रह गए। रेवती को उस लाल ऊर्जा में एक अत्यंत ही पवित्र दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। इसे महसूस करते ही रेवती की आंखों में एक तरह की आशा की झलक दिखाई दी। इधर बाकी सभी भी उस लाल रंग की रोशनी को देखकर हैरान थे।
तभी सारिका बोली, दीदी ये लड़का कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। इसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा है जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इस पर रेवती बोली, सारिका मुझे ऐसा लग रहा है कि यह हमारे काबिले को उन सब से बचा सकता है। रेवती की इतनी बात कहते ही बाकी सभी हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लगे। दरअसल रक्ताब कबीला एक प्राचीन कबीला हुआ करता था, लेकिन अब इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। इस कबीले की लीडर की ताकत भी सिर्फ पृथ्वी स्तर के तीसरे चरण पर थी। जबकि रेवती और बाकी सब आज्ञा चक्र में पहुंचे हुए थे, उन सभी में भी रक्ताब कबीले के नई पीढ़ी में सबसे ज्यादा ताकतवर रेवती ही थी। इस रक्ताब कबीले की एक खास बात थी। दरअसल रक्ताब कबीले में हर व्यक्ति के रक्त रेखा में एक खास तरह की शक्ति थी, जिसकी मदद से कोई भी योद्धा अपने युद्ध स्तर को तेजी से बढ़ा सकता था। लेकिन इस रक्त की खासियत इस रक्ताब कबीले के किसी भी योद्धा के ऊपर किसी कारणवश काम नहीं करता था। यही वजह थी कि रक्ताब कबीले में कोई भी योद्धा अब तक पृथ्वी स्तर के 5वें चरण पर भी नहीं पहुंच पाया था। हालांकि प्राचीन समय में ये कबीला बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, लेकिन इस वक्त इस कबीले की ताकत बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। बात 2 साल पहले की है, जब रक्ताब कबीले पर रावत कबीले ने हमला किया था। रावत कबीले का मकसद रक्त शक्ति को पाना था, जो रक्ताब कबीले में पाई जाती थी। भले ही रावत कबीला एक ताकतवर कबीला था, लेकिन यह महान प्रदेश के सर्वोच्च 8 दल जितना ताकतवर नहीं था। रावत कबीले का लीडर एक बहुत ही खूंखार और जंगली किस्म का इंसान था, जो बहुत ही ज्यादा बेरहम था और अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ता था। वह किसी काली शक्तियों वाले योद्धाओं से कम नहीं था। इसके अंदर सबसे बड़ी कमी थी लालच और बेरहमी। उस हमले में जाहिर सी बात थी कि रक्ताब कबीला उस जंग में हार गया था, और इसी के साथ ही दोनों लीडरों के बीच एक संधि स्थापित हुई, जिसके अनुसार रक्ताब कबीले का एक सर्वोच्च योद्धा को रक्ताब कबीला हर महीने में रावत काबिल के पास पहुंच जाएगा, जिससे रावत कबीले का लीडर और उसका परिवार ताकतवर हो सके, और इसके बदले रावत कबीला रक्ताब कबीले पर हमला नहीं करेगा। और यही हुआ भी। मजबूरी बस रक्ताब कबीले का लीडर, जिसका नाम रक्तदीप था, वह ना चाहते हुए भी इस बात पर राजी हो गया। अगर वह ऐसा नहीं करते तो हो सकता था कि रावत काबिला रक्ताब कबीले के ऊपर हमला कर देता और फिर उन सभी को बंदी बनाकर उनका शोषण करता। और इस संधि की वजह से रक्ताब कबीले का शक्ति स्तर फिर से धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया। दरअसल जो भी योद्धा रावत कबीले में जाता था, उसके शरीर की मूल खून जो कि उसकी रक्त रेखा की शक्तियों को प्रदर्शित करता था, वह रावत कबीले द्वारा पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता था। और इसकी वजह से रक्ताब कबीले के योद्धा जो रावत कबीले में जाते थे, वह पूरी तरह से पंगु ही हो जाते थे और भविष्य में अपनी शक्ति स्तर को बढ़ा नहीं पाते थे। लेकिन अगर इतनी सी बात होती तो भी शायद रेवती इतनी चिंतित नहीं होती। शायद इसकी वजह से वह कुछ सालों तक ऐसे और भी अस्तित्व में रह पाते। पिछले महीने ही रावत कबीले का राजकुमार बाघरा रक्ताब कबीले में एक योद्धा को लेने गया था, तभी उसकी नज़र रक्ताब कबीले की राजकुमारी पर पड़ गई। और जैसे ही उसकी नज़र रक्ताब कबीले की राजकुमारी पर पड़ी तो उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ हवस साफ साफ दिखाई दे रही थी। दरअसल रक्ताब कबीले की राजकुमारी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की थी, जिसका नाम था स्वर्णिमा। वह बिल्कुल किसी चांद की तरह खूबसूरत थी। गुलाब की पंखुड़ी जैसी होठ, हरकत काठी ऐसी मानो स्वयं देवी रति का अवतार हो। अगर रेवती को रक्ताब कबीले की नई पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा कहा जाए तो स्वर्णिमा उससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली थी। क्योंकि स्वर्णिमा की आयु अब सिर्फ 13 साल की थी, और 13 साल की उम्र में ही उसका युद्ध स्तर अनाहत चक्र के अंतिम चरण पर पहुंच चुका था, जो कि खुद शिवांगी से कमतर नहीं था। जबकि रेवती लगभग 18 से 19 साल की थी और उसका युद्ध स्तर अभी आज्ञा चक्र में पहुंचा था। बाघरा का दिल स्वर्णिमा को देखने के बाद उसके प्रति आकर्षित हो गया था। इसके बाद उसने अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए स्वर्णिमा की शादी का प्रस्ताव रक्ताब कबीले के सामने रख लिया। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि स्वर्णिमा कितने साल की थी। भले ही स्वर्णिमा अभी बच्ची थी, लेकिन बाघरा के दिल में तो उसको देखकर हवास जाग उठी थी। लेकिन इस प्रस्ताव को रखने पर रक्ताब कबीले के लीडर ने इसे मानने से मना कर दिया, और इसकी वजह से बाघरा उन पर गुस्सा हो गया और साथ ही साथ उसने ये धमकी दी कि अगर वह स्वर्णिमा को उसके साथ शादी नहीं कराएंगे तो वह पूरे रक्ताब कबीले को नष्ट कर देगा। जैसे ही स्वर्णिमा को इस बात का पता चला तो वह नाराज हो गई, लेकिन वह भी जानती थी कि बाघरा कितना ताकतवर है। बाघरा एक पृथ्वी स्तर का योद्धा था और साथ ही साथ उसके पास रावत कबीले का साथ भी था। लेकिन रक्ताब कबीले के लीडर, जो कि स्वर्णिमा के पिता भी थे, वो जानते थे कि यह उनके लिए बहुत ही कठिन निर्णय था।
इसलिए उन्होंने बाघरा को कुछ समय मांगना चाहते थे जिससे इसका कोई समाधान प्राप्त कर सकें। लेकिन तभी बाघरा ने एक शैतानी साजिश रची। उसने लीडर से कहा कि 2 महीने के बाद वह फिर से यहाँ यानी कि रक्ताव कबीले में आएगा और तब वह स्वर्णिमा को यहाँ से ले जाएगा। लेकिन फिर उसने रक्ताब कबीले का मजाक उड़ाते हुए ये भी चुनौती दी कि अगर कोई रक्ताब कबीले की तरफ से कोई योद्धा 1 महीने बाद उसे लड़कर अगर हरा दे तो वह स्वर्णिमा के साथ शादी नहीं करेगा। लेकिन इससे भी रक्ताव कबीले के लीडर की परेशानी का कोई भी समाधान नहीं था, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि बाघरा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और 1 महीने के अंदर कोई भी योद्धा इतनी जल्दी अपने शक्ति स्तर को बढ़ाने में सक्षम नहीं था। और सविता जो कि आज्ञा चक्र में थी उसके लिए भी 1 महीने के अंदर पृथ्वी स्तर का योद्धा बनना असंभव था। लेकिन जब रेवती ने रुद्र की लड़ाई को देखा तो उसके मन में एक नई उम्मीद आ गई। वह ये साफ साफ महसूस कर पा रही थी कि रुद्र कितना ज्यादा ताकतवर है और शायद रुद्र एक पृथ्वी स्तर के योद्धा को हरा सकता है। इधर रुद्र अब तक मोती को अपने रक्त शक्ति के एक अंश की मदद से उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है और फिर उसे अपने स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। इसके बाद वह एक गहरी सांस लेता है और फिर उसने मन ही मन गहरी सांस ली और बोला, चलो ये काम तो हो गया, अब मुझे कैसे भी करके एक आत्मा विनाशक जड़ी की खोज करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद वह पीछे मुड़ जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है अपने सामने की नजरे को देखकर हैरान रह जाता है। उसके सामने 5 योद्धा खड़े थे। ये 5 योद्धा कोई और नहीं रेवती और उसके साथी थे, जिन्हें देखकर रुद्र हैरान रह गया। उन्हें देखकर उसने मन ही मन बोला, ये सब तो सो रहे थे, तो फिर यह सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं सभी को ये तो पता नहीं चल गया कि मैंने इन सब से वह मानसिक ऊर्जा फल चुराया है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई और फिर वह नाटकीय मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखते हुए बोला, कैसे हो दोस्तों, क्या हाल है? मैं तो बस यहाँ पर कुछ लेने आया था। ये सुनकर भी पांचों जो रुद्र की तरफ देख रहे थे वह अजीब नजरों से उसे देखने लगे। इधर रुद्र को अब ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है और वह जो सोच रहा था वह सही है। ये सोचकर उसने उन सभी को समझाते हुए कहा, देखो, माना कि मैं वह फल हासिल किया है, लेकिन तुम भी तो समझो ना, उस फल पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा था। ये सुनते ही सभी को ये समझ में आ गया कि रुद्र नहीं उसे ऊर्जा फल को प्राप्त किया है। रुद्र की बात सुनकर रेवती को एक युक्ति सूझी और फिर वह झूठ का गुस्सा करते हुए बोली, तुम चोर कहीं के, तुमने हमारे फल चुरा लिए। ये सुनकर उसके साथी जो कि रेवती की तरफ देख रहे थे अचानक से रेवती की बोलने से चौंक गए और फिर वह हैरानी के साथ रेवती की तरफ देखने लगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि रेवती आखिर करना क्या चाहती है। जब रेवती ने रुद्र के बारे में बोल रही थी तब उनको ये लग रहा था कि रेवती रुद्र को अपने दल की मदद करने के लिए समझाना चाहती है, लेकिन ये तो उसका उल्टा ही लग रहा था। तभी सारिका रेवती की तरफ देखकर धीरे से बोली, आप क्या कर रहे हैं? हम तो इसे अपने दल में शामिल करना चाहते थे। इस पर रेवती ने उसको अपनी आंखों से आश्वासन दिया और उसको भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। इस समय को समझते ही सारिका भी समझ गई कि वह रुद्र को अपने जाल में फंसा रही है। और फिर उसने भी रेवती के साथ देते हुए बोली, हाँ हाँ दीदी, चलो हम इससे वह फल छीन लेते हैं, और वैसे भी सबसे पहले हमने उस फल को देखा था। ये सुनकर रुद्र थोड़ा परेशान दिखने लगा। वह ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह और कोई लड़ाई में पड़े। उसे तो अपनी युद्ध शक्ति जितनी जल्दी हो सके बढ़ानी थी। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर रेवती की तरफ देखते हुए बोला, देखो, मैं उस फल को तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम उस फल के बदले मुझे कुछ मदद चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर रेवती ने झूठ का गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे ही उसे फल को जाने देंगे? जल्दी से हमें वह फल दो, नहीं तो हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जो। ये सुनकर रुद्र और भी ज्यादा परेशान दिखने लगा। रुद्र को परेशान होता हुआ देखकर रेवती की चेहरे पर एक कुटिलता भरी मुस्कान आ गई और फिर उसने रुद्र की तरफ देखकर एक कर्कश और गुरु से भरी आवाज में बोली, अच्छा ठीक है, अगर तुम वह फल नहीं दे सकते तो फिर हमारा एक काम करना पड़ेगा। ये सुनकर रुद्र की आंखों में चमक आ गई और फिर वह बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या काम करना है। ये सुनकर रेवती थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तुम्हें एक पृथ्वी स्तर के योद्धा के साथ लड़ना होगा। अगर तुम जीत जाते हो तो हम तुम्हें वह फल ले जाने देंगे। ये सुनते ही रुद्र की आंखें बड़ी हो गई और फिर उसने नाराज होते हुए बोला, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुमने मेरा युद्ध स्तर देखा है। मैं एक पृथ्वी स्तर के योद्धा से कहीं ज्यादा कमजोर हूं।
ये सुनकर रेवती चिंतित हो गई। उसको ये समझ में आ गया था कि रुद्र सिर्फ उस फल के बदले तो ये काम नहीं करने वाला। इधर रुद्र को रेवती के चेहरे को देखकर कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और फिर वह रेवती की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, नहीं, बात इतनी सरल नहीं है। कहीं ये सब किसी बड़ी परेशानी में तो नहीं है। उनके चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब बहुत ही बड़ी परेशानी में है। रुद्र ये सोच रहा था कि तभी उसके सामने का अगला नजारा उसके इस बात का पक्का यकीन हो गया कि यह सब किसी मुसीबत में जरूर है। दरअसल रेवती की आंखों से आंसू निकल आए और फिर वह अपने घुटनों के बल बैठ गई। और फिर रुद्र के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और फिर उसकी आवाज में बोली, तुम जो कोई भी हो, क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? देखो, हम तुम्हें वादा करते हैं कि तुमसे हम वह फल नहीं मांगेंगे। साथ ही साथ अगर तुम चाहो तो हमसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शरीर भी दे सकती हूँ। ये सुनकर रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की ऐसा भी कह सकती है। क्या मदद करेगा रुद्र रक्ताब कबीले का? क्या होगा आगे?